नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था आपातकाल। देखिए आपातकाल पढ़ाया था मैंने आपको, कल एक क्लास हो चुकी है इसकी। भाग 18 में आपात उपबंध है। क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग 18 में है। और 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, और एक देखेंगे वित्तीय आपातकाल जो अभी तक कभी लगा नहीं है। तो भाई आइए, भाग 18 में हम लोग कल पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे। आर्टिकल की बात करें तो 356, आर्टिकल 356। तो आज की क्लास में बहुत सारे मार्कर रखे हैं मेरे सामने, देखते हैं कौन सा सही चलता है। सारे एक नया भी लाया गया है, देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम इंक में लग रहा है ना। कल जो चलाया था उसमें पुरानी वाली इंक पड़ी थी, कुछ इंक में प्रॉब्लम है। तो भाई राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन सबसे विवादित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी इसका गलत प्रयोग भी किया गया है। एक बार तो बहुत ही गलत प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति शासन का, वो मैं भी इसी क्लास में आपको बताऊंगा एक केस के माध्यम से। वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि ये विवादित रहता है, लगभग 120 बार लग चुका होगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो कारण क्या है इसका? सबसे पहले देखो कारण जो होता है ना, कारण में हम लोग 2 अनुच्छेद देखेंगे। एक तो है 356, एक देखेंगे 365। 365 और 356 में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि इसमें तो एक ही बात की गई है, इसमें अलग अलग क्या है। तो देखो ये कारण क्या है। कारण ये है जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, ये समझो। तो कैसे लगता है, तो देखो राष्ट्रपति, यहां पर देखो इसे, राष्ट्रपति शासन राज्यों में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा या कोई अन्य स्रोत हो, कोई और सोर्स के द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है कि जो राज्य में जो प्रशासन चलाया जा रहा है, जो शासन चल रहा है, वो संवैधानिक तौर पर नहीं है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से समझते कैसे, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। कैसे? राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल एक रिपोर्ट बनाते हैं, या राज्यपाल नहीं तो कोई अन्य स्रोत के द्वारा जब राष्ट्रपति को कोई रिपोर्ट मिलती है कि वहाँ पर जो कोई भी राज्य है वहाँ पर संवैधानिक तौर पर शासन नहीं चल रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है राज्य सरकार को भंग कर जो जितनी भी शक्तियाँ होती वो अपने हाथों में ले लेते हैं, और उनका जो प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, उसको सौंप देते हैं, तो वो शासन चलाता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं ना, जो राज्यपाल के हेल्प करने के लिए, बस राज्यपाल तो अकेले काम करेगा नहीं, मंत्रिपरिषद कुछ काम करेगी नहीं, क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में आ गई है? राष्ट्रपति के हाथ में आ गई है। किसी भी मतलब जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो वहाँ की सारी पावर किसके हाथ में आ गई है? राष्ट्रपति के पावर हाथ में आ गई है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल अब काम करेगा, तो राज्यपाल की सहायता के लिए कभी कभी क्या होता है कि एक समिति का गठन कर दिया जाता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि रिटायर्ड जो IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं वो इनकी मदद करने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से शासन चलता है। ये तो हो गया 356। अब 365 में क्या है? 365 बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ा सा समझना यह है कि जो संवैधानिक, ऐसे देखो राज्यों में संवैधानिक नहीं, ऐसा नहीं, इसको समझाऊंगा मेरे को। देखो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश के तहत राज्यों का शासन ना चलने पर प्रभाव, ये प्रभाव की बात करता है। अब देखो क्या है कि केंद्र के हिसाब से
केंद्र के हिसाब से राज्य का शासन नहीं चल रहा है, राज्य कुछ अपनी ही मनमानी में लगा हुआ है। तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को ये मतलब एक राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, ऑर्डर देता है, या राष्ट्रपति को ये खुद आर्टिकल सूचित करता है कि केंद्र जो इसके हिसाब से आप 356 में जाइए और राष्ट्रपति शासन लगाइए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्यपाल रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या पता है कि ये भनक लग गई राष्ट्रपति को कि जो राज्य है वो केंद्र की बात ना मानकर अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। तो इसका जो प्रभाव है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाएगा। ये प्रभाव जो प्रभाव पड़ेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रभाव होगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब सीधे पावर मिल जाती है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो ये है 365 और ये है 356। तो 356 में अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति जो शासन है वो किस अनुच्छेद में, तो आपको हमेशा 356 लगाना है। लेकिन 365 भी इसके साथ ही पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति शासन लगाए। ये एक तरीके से प्रभाव की बात करता है कि अगर केंद्र जो है, केंद्र द्वारा कोई भी दिशा निर्देश बनाए गए हैं और राज्य उसका पालन नहीं कर रहा है, तो ये एक पावर देता है राष्ट्रपति को कि आप राष्ट्रपति शासन लगाओ। लेकिन राष्ट्रपति शासन इसके अंतर्गत ही लगाएंगे, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही लगाएंगे। अब आती है बात कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया कैसी है। तो यहां पर प्रक्रिया देखो क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया लागू करने की प्रक्रिया क्या है। देखो ऐसा है कि राष्ट्रपति इसकी जो घोषणा करते हैं कि भैया जो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इसकी घोषणा हो गई। तो जब घोषणा होती है तो 2 महीने के अंदर संसद द्वारा इसको अनुमोदन मिलना चाहिए, 2 महीने के अंदर। ठीक है, देखो घोषणा करने के बाद 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी। अब यहाँ पर जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है उस राज्य से कोई मतलब नहीं है, वहाँ की विधानसभा विधानमंडल से मतलब नहीं है। जो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है कि भैया वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, तब क्या होगा कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने तक चलेगा। ठीक है, अगर 2 महीने के बाद अगर संसद ने अनुमोदन नहीं दिया, ठीक है, मतलब अनुमोदन मतलब सहमति नहीं दी साधारण बहुमत के द्वारा, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी जब समाप्त करने की जब बताऊंगा समाप्त कैसे होता है, तब वहां पर भी इस बात को मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 महीने के अंदर। अब क्या है कि जैसे 2 महीने मतलब 2 महीने के अंदर वाली बात हुई। अब आपको मैं एक बात कल वाली याद दिलाता हूँ। ठीक है, क्या बताया था उसमें कि मान लीजिए कि इस समय संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब मान लीजिए कि लोकसभा, उस दौरान लोकसभा खत्म हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि संसद से अनुमोदन मिलना जरूरी है वरना 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है कि संसद जो है, नई लोकसभा जब आती, संसद में नई लोकसभा आई और लोकसभा की प्रथम बैठक, पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अगर ये अनुमोदन नहीं मिलता है तो ये समाप्त हो जाएगा 30 दिन के अंदर। ये देखो, ये बातें आप समझ लो, चाहे तो लिख लो। तो 30 दिन के अंदर अगर ये अनुमोदन नहीं मिलता है तो समाप्त हो जाएगी। और मान लीजिए कि संसद का अनुमोदन मिल गया, तो कितने समय तक इसको जारी रख सकते हैं। ये देखो, अगर संसद का अनुमोदन मिल जाता है कि संसद ने भाई सहमति दे दी, अब कितने समय तक रहेगा, तो एक बार में 6 माह तक रहेगा, अधिकतम 6 माह तक एक बार रहेगा। लेकिन कितने बार बढ़ाया जा सकता है, तो ये पूरा अधिकतम 3 साल तक रह सकता है, अधिकतम 3 साल तक ये रह सकता है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, 3 साल तक। तो देखो यहां पर मैं लिख दूं कि अनुमोदन के बाद क्या होता है कि 6 माह तक रहेगा। ठीक है, फिर इसको अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक बढ़ा, फिर अधिकतम इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं इसमें, कुछ शर्तें मैं आपको बताता हूं मौखिक रूप से। कुछ शर्तें क्या है, देखो पहले तो ये था, अब क्या हो गया कि अब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। वहां पर इसमें प्रावधान ये किया गया कि देखिए, आप 6-6 महीने करके आप 2 बार 1 साल तक बढ़ा लीजिए,
लेकिन आगे के जो 2 साल है वो अब आसानी से संसद द्वारा नहीं होंगे। क्यों? संसद ने बार बार अनुमोदन कर अनुमोदन मतलब सहमति देकर आप इसको 6 महीने तक 1 साल तक खींच सकते हैं। ठीक है, अब बचे बाकी के 2 साल, तो 2 साल अब आसानी से नहीं होंगे। 2 साल अब तब होंगे, पहले क्या था कि 3 साल तक कर सकते थे, लेकिन अब 44वां संविधान संशोधन हो गया 1978 में। अब क्या होगा कि अब जो है 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है पूरे भारत में या किसी भी भारत के किसी भी कोने में नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो उस दौरान जो है एक मतलब समय 1 साल बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, या मतलब 2 साल पूरे, या एक कारण ये है, एक और शर्त है ये कि जैसे चुनाव आयोग कह दे कि भैया अभी इनके यहाँ चुनाव कराने की जो है जरूरत नहीं, मतलब संभव नहीं है, अभी इनके यहाँ इस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब बढ़ सकता है कार्यकाल इसका, वरना कार्यकाल अब बढ़ेगा नहीं। समझ गए कि नहीं? अब कार्यकाल इसका नहीं बढ़ेगा। तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन का जो मतलब प्रभाव है, वो प्रभाव का है क्या है वो देखो। इसको मैं रफ करूं प्रभाव, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके प्रभाव देखते हैं, ठीक है। इसके प्रभाव देखो क्या है। देखिए भाई, प्रभाव मैंने कल ही बताया था, आखिर राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है तो क्या प्रभाव होंगे ये तो पता होना चाहिए ना आपको। तो इसके प्रभाव देखो क्या है। क्या प्रभाव पड़ेंगे भाई? देखिए प्रभाव ये पड़ेंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेंगे, अब राज्य पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, और राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं, ये घोषणा करेंगे कि जो संसद है, संसद राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं उस पर कानून बना सकती है, या जो संसद जो है वो राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करेगी संसद। राष्ट्रपति ये घोषणा कर देंगे कि जो संसद है उस राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं उनका प्रयोग संसद करेगी। तीसरी बात, राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद को भंग कर देंगे। ठीक है, मंत्री परिषद को भंग कर देंगे। चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अब निलंबित मतलब क्या? कुछ दिनों के लिए, और विघटित मतलब क्या हुआ कि फिर से चुनाव होंगे। जब भी राष्ट्रपति शासन हटेगा ना राज्य से, चुनाव फिर से होंगे। अच्छा ये एक बात बताओ कि ये राष्ट्रपति शासन लगता कब है? ये लगता तब है जब क्या होता है कि चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, मतलब ज्यादातर की केस की बात यही है, और इसमें कभी कभी गलत भी हो जाता है। देखो क्या होता है कि जब कभी चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो गठबंधन बनाने में ही इतना समय लग जाता है, राज्यपाल के पास वो जा ही नहीं पाते कि हमारे पास बहुमत है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये एक कंडीशन बहुत ही मुख्य रूप से मानी जाती है। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने। हाँ, तो जो राज्यपाल हैं वो मंत्री परिषद को भंग कर सकते हैं, राज्यपाल जो है वो विधानसभा को विघटित कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। निलंबित मतलब कुछ दिन के लिए रखा है, विघटित मतलब पूरा भंग ही कर दिया। अब क्या है, चुनाव होंगे, जब भी राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा वहां पर चुनाव होंगे। फिर देखिए एक नियम और है, एक बात और है, छोटी सी नोट कर लीजिएगा। देखो अभी क्या है कि संसद ने कोई विधि बनाई, उस राज्य के लिए संसद ने कोई कानून बनाया, तो वो कानून हमेशा लगा रहेगा, समाप्ति के बाद भी बना रहेगा। जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा ना उसके बाद भी लगा रहेगा। बस उस राज्य की जो विधानसभा है या विधानमंडल वो चाहे तो इस विधेयक को, इस अधिनियम को जो है समाप्त कर दे, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने कानून बना दिया तो वो समाप्त रहेगा, वो जारी रहेगा, वो प्रभावी रहेगा हमेशा के लिए। उसको समाप्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने पड़ेंगे तभी समाप्त होगा, ऐसा अन्यथा समाप्त नहीं होगा। और एक बात है कि जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार को कोई आंच नहीं आती है, कोई मौलिक अधिकार हमारा समाप्त नहीं होता, ये बात हम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में समाप्ति नहीं होती है, मौलिक अधिकार की समाप्ति नहीं होती है। और जो न्यायालय है, मान लीजिए राज्य है कोई, वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो न्यायालय पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलिक अधिकार और हाईकोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखो कि मौलिक अधिकार पे फर्क तभी पड़ेगा जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, उसमें अनुच्छेद 19 का समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें क्या होता है कि जो 359 अनुच्छेद है, मैंने कल बताया था आपको, 359 अनुच्छेद के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार का हनन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन खाली नेशनल इमरजेंसी में, बाकी जो आपातकाल लगेंगे उसमें मौलिक अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मौलिक अधिकार पे प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो हाईकोर्ट होती है हाईकोर्ट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हाईकोर्ट में भी ना नहीं पड़ता है। अब इसके देखो समाप्ति कैसे होगी, इसकी समाप्ति कैसे करेंगे भाई। देखो ऐसा है, जब राष्ट्रीय आपात चल रहा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन चल रहा होता है, तो इसकी समाप्ति तब होगी जब राष्ट्रपति इसकी खुद घोषणा कर दे। इसमें राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे कि भैया समाप्त होता है, समाप्त हो जाएगा। इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि समाप्त होने के लिए संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत से सहमति जताई जाए। तो इसकी जरूरत, समाप्त करने में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको हाँ लागू करने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या कर सकते हैं, जो हाईकोर्ट है उस राज्य का, तो हाईकोर्ट और मतलब हाईकोर्ट वगैरह भी देख सकता है कि यही गलत है, तो वो भी इसको समाप्त कर सकता है। और जो मैंने बताया कि अनुमोदन मिलना जरूरी है इसको लागू करने के लिए अनुमोदन मिलना जरूरी है, और अगर अनुमोदन नहीं होता है तो समाप्त हो जाएगा अपने आप। तो ये समाप्त होने के तरीके हैं, ठीक है, ये समाप्त होने के तरीके हैं। तो यहाँ पर एक मैं आपको केस बताने वाला हूँ, वो कौन सा केस है, वो इंपॉर्टेंट केस है, वो समझो। एक केस है, वो केस का नाम क्या है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ, ठीक है, SR, तो SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ। ये क्या है, 1994 की बात है। देखिए 1900, ये बोम्मई क्या थे, ये बोम्मई एक सीएम थे कर्नाटक में, बस कुछ ही दिन के सीएम रहे हैं ये। 1988-89 की बात है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ये जब इनकी एक पार्टी थी, जनता दल पार्टी थी, एक लोकदल पार्टी थी। इन लोगों ने पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं थी, इन लोगों ने गठबंधन करके एक सरकार बना ली, गठबंधन करके सरकार बनाई थी, सरकार बना ली, ठीक है, गठबंधन कर सरकार बना ली। फिर क्या हुआ कि एक इनके एमएलए थे, इनके ही पार्टी के एमएलए थे, ठीक है, कौन क्या नाम था, SR बोम्मई। ये पहुंच गए राज्यपाल के पास और कहा कि सुनो, इनके पास बहुमत नहीं है, बात मानिए, इनके पास बहुमत नहीं है, मेरे पास देखो पर्चा है, मेरे और भी सहयोगियों ने इन पे साइन कर दिया है, ठीक है, इनके पास बहुमत नहीं बची है। तो राज्यपाल ने ना कोई बात समझी नहीं, ना कुछ सोचा समझा, कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, मतलब केंद्र में भेजा, केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। उसके बाद जब इनको पता लगा तो बड़ा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इनसे मतलब कोई बातचीत ही नहीं हुई, इनको सफाई देने का मौका ही नहीं दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप राज्यपाल से मतलब एक कहा कि राज्यपाल जी मुझे मौका दीजिए, मैं बहुमत साबित कर दूंगा। लेकिन नहीं, अब देर हो चुकी है, कोई मतलब नहीं। फिर भाई ये लोग चले गए। अच्छा, बाद में भाई छानबीन हुई तो उन्होंने कहा कि जो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, बता रहे थे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, बस खाली एक ही थे जो आपके पास पहुंचे थे राज्यपाल जी, जो इनका समर्थन नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने तो ऐसे कुछ बात कही ही नहीं, वो पलट गए या कुछ भी हुआ हो। तो बोम्मई जी कह रहे थे कि भैया हमको एक मौका दो कि हम इसमें बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन कहा कि नहीं, अब देर हो गई है। तो इन्होंने कर्नाटका जो हाई कोर्ट है उसमें बताया, तो कर्नाटक हाई कोर्ट से इनका जो है मामला खारिज कर दिया गया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो अपने विवेक से काम कर सकता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत लग गई देर, अब 4-5 साल लग गए। तो 5 साल बाद वही देखो ना 94, तो 94 में निर्णय आया। अब निर्णय, अब तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, सरकार बदल चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। तो क्या हुआ कि निर्णय जो आए, तो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण आए, निर्णय जो आए इनके बहुत ही महत्वपूर्ण आए, जो अभी भी अभिलेख के रूप में, मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं अपने अधीनस्थ में क्या होता है, जो भी निर्णय देते हैं वो एक अभिलेख के रूप में काम करते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक वगैरह है, ठीक है, इनके जो अभिलेख होते हैं वो अभी भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड रुको, कहाँ बज रहा है, सॉरी। देखो, तो इनके जो अभिलेख होते हैं वो रखे जाते हैं आगे कोई भी भविष्य के लिए। तो इन्होंने निर्णय दिया कि भाई देखिए, जो बहुमत है और नहीं बहुमत है वो क्या है, वो संसद के पटल पर रखी जाएगी। राज्यपाल अपने विवेक से काम नहीं करेगा, राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत राय नहीं देगा कि भैया हाँ हटा दो। अगर बहुमत की बात आती है तो संसद के पटल पर रखा जाएगा कि बहुमत है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है, विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा, ठीक है, विधानसभा को तभी भंग करेंगे जब संसद द्वारा अनुमोदन दिया जाए, संसद द्वारा समर्थन दिया जाए या सहमति दी जाए, तभी विधानसभा को भंग किया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला आया था, तो अभी भी इसको
एक जो है निर्णय के तौर पे, अभिलेख के तौर पर देखा जा, जब भी कभी ऐसी कोई बात भविष्य में आएगी तो इसको उठा के देखा जाएगा। ठीक है। और देखिए इसमें यह भी कहा गया था जो राष्ट्रपति शासन है उसकी न्यायिक समीक्षा भी हाई कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक है, इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा इसकी ही नहीं है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल, इनकी भी की जा सकती है। तो ये आपको केस याद रखना है, SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ। समझ में आए? तो इनके संग बड़ा धोखा हो गया था, इनको तो मौका ही नहीं मिला कि भैया हमको बहुमत साबित करने दो, इनको मौका ही नहीं दिया गया था, तो इनको मौका ही नहीं मिला। कैप कहाँ गिर गया? चलो ठीक है, तो इनको मौका ही नहीं दिया गया था। बड़ा अन्याय हुआ था इनके साथ, बेचारे 1 साल तक ही ये CM रहे थे। ठीक है, बस आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये जो SR बोम्मई बनाम भारत संघ का केस जो है किससे संबंधित है और किस सन में आया था, बस किस सन में है ये, इस तरह बस क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, इससे बस यही क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब आते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात, ये अनुच्छेद 360 में है। देखो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, वो इसलिए क्योंकि अनुच्छेद से ही सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि ये जो वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद में है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 352 था या 356 था या 360 था, तो यही कन्फ्यूजन होता है। तो आप अगर क्लास देखें तो आपको पता होगा कि पहली क्लास हम लोगों ने किसकी की थी, 352 वाली। दूसरी क्लास हम लोगों ने की है 356 और 360। 360 ये वित्तीय आपातकाल अभी कभी लगा नहीं है, ऐसी कभी स्थिति आई नहीं है, अभी तक इसकी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो देखो कारण क्या है इसका, तो कारण देखो क्या है कि 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं 360। अब देखो कारण यह है कि अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो कि पूरे भारत में या भारत किसी भी क्षेत्र में वित्तीय खतरा है, वित्त मामले में जुड़े किसी चीज से खतरा है, ठीक है, तो वित्तीय खतरे को देखकर राष्ट्रपति चाहे तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, समझिए, पूरे भारत में या भारत के किसी भी क्षेत्र में वित्तीय खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखो, दूसरी बात कैसे है कि जो लागू करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सेम टू सेम जो राष्ट्रपति शासन पढ़ाया मैंने बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो लागू करने की, लेकिन एक बात इसमें अलग है, वो क्या समझो। देखो लागू करने की जो प्रक्रिया है, छोड़ो मार्कर ही चल ही नहीं रहा, सारे मार्कर में 3-4 मार्कर रखे हैं, सब के सब मार्कर बेकार हैं यार, क्या दिक्कत हो रही है भाई। देखो जो, हाँ क्या बताया, हाँ लागू करने की प्रक्रिया, तो जो मैंने आपको अभी भी बताया बस बिल्कुल सेम है कि घोषणा कर देंगे राष्ट्रपति जी, उसके 2 महीने के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए, यानी संसद के द्वारा इस पर सहमति मिल जानी चाहिए साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो ये स्वतः ही 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा वित्तीय आपात। और जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, या लोकसभा मतलब उसका समय पूरा हो जाए, तो अगली जो नई लोकसभा आएगी उसकी पहली बैठक के 30 दिनों के अंदर इसको सहमति मिल जानी चाहिए, वरना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और है जो मैंने बताया कि अलग है, वो अलग ये है कि इसकी जो अवधि होती है, अवधि इसकी ये मतलब अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। अगर एक बार राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो भैया ये इसका समय नहीं निर्धारित किया गया कब तक चलेगी, ये अभी तक नहीं है, समय इसका अनंत है, हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर संसद ने एक बार अनुमोदन मतलब जो है दे दिया तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। अब ये समाप्त कब होगा, समाप्ति के लिए क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति इसकी कुछ घोषणा करेंगे, ठीक है, या लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। समझ गए कि नहीं, मतलब इसकी कोई अवधि नहीं बताई गई है कि 6 महीना या 1 साल, नहीं, ये चलता ही रहेगा जब, और एक बार अनुमोदन मिलने पर वित्तीय आपातकाल चलता ही रहेगा। इसकी समाप्ति बस ऐसे हो सकती है कि जैसे राष्ट्रपति कहे कि भैया वित्तीय आपातकाल अब जो है खत्म हो गया है, या लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है, तब खत्म होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्रभाव 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 क्या है इसके, देखो प्रभाव देखो क्या है कि राष्ट्रपति लोगों के वेतन और भत्ते में कटौती कर सकते हैं। केंद्र राज्य को निर्देश दे सकती है कि राज्य के जो अधीन सरकारी लोग हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती करिए। ठीक है, राज्य विधानमंडल में जो वित्त विधेयक लाया जाता है उसको राष्ट्रपति के पास जो है विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। ये प्रभाव है, समझिए बात को। देखो जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, वो वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं। केंद्र राज्य को एक आदेश दे सकता है कि अपने राज्य जो आपके जो राज्य वाले हैं सरकारी नौकरी वाले उनके वेतन भत्तों में कटौती करिए, ये बताया जाता है। ठीक है, उनके भत्तों में कटौती करिए, ये बताया जाएगा। और जो धन विधेयक वगैरह हैं, धन विधेयक होते हैं, ठीक है, वित्तीय विधेयक होते हैं, ये क्या इनको जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राज्य विधानमंडल या विधानसभा वाले जो विधेयक, केंद्र की बात नहीं है, राज्यों की बात है कि राज्य में जो विधानसभा में जो वित्त विधेयक रखे जाएंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे विचार विमर्श के लिए वो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। देखो वित्तीय आपात जो होता है ना, वित्तीय आपात में जो विधानसभा होती है ना ही उसका विघटन होता है और ना ही वो निलंबित होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जो वित्तीय आपात अगर चल रहा है तो उसमें जो विधानसभा पे कोई, अब कहोगे सर विधानमंडल मतलब आप कहोगे कि विधान परिषद, तो विधान परिषद तो स्थायी सदन है भैया, जैसे राज्यसभा है, तो यहाँ पर विधानसभा ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो विधानसभा जो है, विधानसभा को ना ही निलंबित किया जाएगा ना ही उसको भंग किया जाएगा। मौलिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मौलिक अधिकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न्यायालय भी अपने तरीके से काम करता रहेगा और ये अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने वाली बात ही क्या है इसमें तो सब हो ही गया पूरा। तो कोई बात आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करें। पॉलिटी बस खत्म होने के कगार पे है, 2 से 3 क्लासेस इसमें और लगेंगी, पूरी पॉलिटी A to Z पॉलिटी हो जाएगी पूरी। आप बड़े से बड़े एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। लेकिन हाँ, आपको बसाते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको जो है लैंग्वेज जो है समझनी पड़ती है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो कोई डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक।